हमारे स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए ये जो है कि BHI 141 का ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर मैं रिवाइज कराने लाया हूँ। चीन का इतिहास आपका जो टाइटल है कोड का चीन का इतिहास। स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं उनका वीडियो पहले ही बना दिया था। ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड हो गया है। सो अलग दो तीन टीचर मिलके दो तीन टीचर ने इसे कवर किया, अलग अलग अपना अपना वीडियोज बनाए थे। आप किसी भी टीचर का वीडियो देखकर समझ सकते हैं, वैसे मैंने भी बनाया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है हमारा कि एग्जाम जो सॉल्व असाइनमेंट जो होते हैं, आप जो असाइनमेंट जमा करते हैं उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने के चांसेस होता है, आ ही जाते हैं वैसे। इसीलिए मैं आप लोगों को इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनको मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ। एग्जाम देने से पहले आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये 25-26 का आप लोग असाइनमेंट जरूर जमा किए होंगे। यहाँ पर देखिए ये असाइनमेंट है आपका 25-26 का। ठीक, आप किसी भी सेशन में एग्जाम दोगे, आप असाइनमेंट भी 2-3 साल का जरूर देखिएगा और क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस देखकर ही एग्जाम निकले जाइएगा। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम होगा बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक, और 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। चीन में ताइपिंग विद्रोह न केवल 20वीं सदी से पहले चीन का सबसे बड़ा विद्रोह था, बल्कि विश्व इतिहास के सबसे बड़े किसान विद्रोह में से एक था। तो इसके बारे में व्याख्या करना 20 मार्क्स में दिए जा रहे हैं। तो 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग 4 से 5 पेज आपको लिखने हैं, ठीक है, 4 से 5 पेजेस। और सेकेंड आपका ये क्वेश्चन है 1861 से लेकर 1874 के बीच तोंगजी पुनर्स्थापन और स्वयं सशक्तिकरण आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये 20 मार्क्स के। सो ये तो आपके उसके बाद 10 मार्क्स का है सतरिका 2 में आपका 250 वर्ड्स के लिए 2.5 पेज या 2 पेज में आपको लिखना है। क्या है आपका, छिंग सिद्धारों ने अ, सिंह सिद्धारों ने चीन में एक आधुनिक राष्ट्र संरचना बनाने का प्रयास कैसे किया, व्याख्या कीजिए। चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में योगदान देने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5, चीनी बुर्जुआ वर्ग के उदय के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? 1911 की क्रांति में इसकी भूमिका पर क्या रही चर्चा। ये तो आपने आपके 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन। फिर सत्रिका थर्ड में जो पूछा गया है 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों ने सबमिट किया होगा। क्या है पहला क्वेश्चन, अफीम युद्धों की विभिन्न व्याख्याओं का वर्णन कीजिए। ये अफीम युद्ध वाला जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते रहते हैं, सो ये बहुत जरूरी है इसको देखना। चौथी मई की घटना के क्या परिणाम हुए? सत्ययासेन के राजनीतिक दर्शन पर चर्चा कीजिए। सीपीसी और जीएमडी का संयुक्त मोर्चा कैसा बना? कम्यून प्रणाली का व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको क्या होगा, दिमाग में रह जाएगा। एग्जाम देने से पहले आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ऐसा था, सर ऐसे बताए थे, ऐसे पढ़े थे। सो ऐसे आपको याद रखना है। मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने असाइनमेंट कहाँ से लिया था, कहाँ से बनाया था, बट ये आपको लैंग्वेज बहुत ईजी लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, चीन में ताइपिंग विद्रोह, कौन सा विद्रोह? ताइपिंग विद्रोह न केवल 20वीं सदी से पहले चीन का सबसे बड़ा विद्रोह था, बल्कि विश्व इतिहास के सबसे बड़े किसान विद्रोह में से एक था। इसकी व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये चीन में जो ताइपिंग विद्रोह ये क्या है। तो समझिए यहाँ पर आंसर को देखिए। ताइपिंग विद्रोह 19वीं सदी के मध्य में चीन में हुआ एक अत्यंत व्यापक और प्रभावशाली विद्रोह जन विद्रोह था। तो ये जो टाइपिंग विद्रोह कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। कहाँ? चीन के, है ना, ये कहाँ पे? चीन में हुआ था। यह बहुत ही बड़ा, व्यापक मतलब बड़ा, और प्रभावशाली जन विद्रोह था। किसका? जन द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा किया गया विद्रोह था, ठीक है, जन विद्रोह था। यह केवल चीन का सबसे बड़ा विद्रोह ही नहीं था, ये सिर्फ कहाँ का? चीन का ही नहीं था, बल्कि विश्व इतिहास के बड़े किसान आंदोलनों में से एक थे। तो इस चीन विद्रोह में जो जन आंदोलन थे, जन आंदोलन में कौन थे? मजदूर लोग, किसान लोग, ठीक है, कौन थे? किसान लोग थे। तो ये समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा किसान आंदोलन में से एक माना जाता है। इस विद्रोह ने क्या किया? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। तो आई होप आपको ये समझ में तो आ गया है ना। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, एग्जाम में अपने माइंड से लिखना होता है। तो चीन में ताइपिंग विद्रोह विश्व युद्ध से पहले जो हुआ था, ये बहुत बड़ा विद्रोह था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि विश्व के इतिहास के सबसे बड़े किसान विद्रोह में से एक था। इनकी व्याख्या ही करना। तो चीन विद्रोह के बारे में तो आपने बताया, समझा, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या था सा, उस समय चीन में चिंग वंश का क्या था? शासन था, जो भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और विदेशी शक्तियों के दबाव से कमजोर हो चुका था। किसानों पर अत्यधिक कर लगाए जाते थे, प्राकृतिक आपदाएं बार बार आती थी और गरीबी, भुखमरी आम हो गई थी। भूमि का असमान वितरण और जनसंख्या वृद्धि ने भी किसानों को की जो समस्या थी वो बढ़ा दी थी। इन परिस्थितियों में जनता के
असंतोष ने विद्रोह का क्या रूप लिया, ठीक है। इस तरह से जनता में असंतोष था, ठीक है, तो जनता इनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, जिसके वजह से विद्रोह का ये रूप धारण किया। तो अब यहाँ पे नेतृत्व और विचारधारा में क्या बात हुई, इस विद्रोह के नेतृत्व जो थे, ये जो विद्रोह का सबसे मेन नेतृत्व जो कर रहा था, वो कौन कर रहा था, होंग शिउचुआन ने किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने स्वयं को ईश्वर का क्या कहा, पुत्र कहा और समाज सुधारक बताया खुद को क्या कहा कि भाई वो ईश्वर का पुत्र है और वो समाज सुधारक है। उनका जो उद्देश्य है, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहाँ समानता, धार्मिक, नैतिक और न्याय हो। उन्होंने ताइपिंग तियानु क्या तियानगुओ अर्थात स्वर्गीय शांति का राज स्थापित करने का क्या क्या सपना देखा। उनकी विचारधारा में भूमि का समान वितरण, स्त्री पुरुष समानता और निजी संपत्ति का विरोध शामिल था। अब ये किसान आंदोलन का स्वरूप कैसे लिया, तो ताइपिंग विद्रोह मुख्यतः किसानों का आंदोलन था। किसका, अभी आप लोग देखा था, हम लोगों ने देखा, ये जो विद्रोह था किसका विद्रोह था, किसानों के द्वारा क्या गया विद्रोह था, जन आंदोलन। तो इसमें जो है कि लाखों गरीब किसान, मजदूर और शोषित वर्ग के लोग शामिल हुए। उन्होंने चिंग शासन के खिलाफ हथियार उठाए और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने दक्षिण चीन में एक समांतर सरकार के क्या क्या सरकार भी स्थापित कर ली थी। यह विद्रोह इसलिए भी विशेष था क्योंकि इसमें केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक क्रांति का लक्ष्य था, ठीक है। इस तरह से आपका ये किसान आंदोलन का स्वरूप लिया। अब इसमें थोड़ा सा विस्तार को देखते हैं, ठीक है, इनके क्या प्रभाव पड़ा। तो विद्रोह तेजी से फैलता गया और उसने चीन के विशाल भूभाग को प्रभावित किया। विद्रोहियों ने नानाजिंग जैसे महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा किया कर उसे अपनी राजधानी बना लिया। यह संघर्ष लगभग 14 वर्षों तक चला और इसमें करोड़ों लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस प्रकार यह विश्व इतिहास के सबसे रंजित संघर्षों में से एक बन गया। अंडरस्टैंड, ये बात था। बाकी और कोई भी नहीं, खास हमने जो जो बताना था बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 था, यही था 1861 से लेकर 1874 के बीच तोंगजी पुनर्स्थापन और स्वयं सुनने का कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको एग्जाम में याद आए। तो 1861 से लेकर 1874 के बीच तोंगजी पुनर्स्थापन और स्वयं सशक्तिकरण आंदोलन की प्रमुख विशेषता पर चर्चा कीजिए। तो 19वीं सदी के मध्य में जो चीन आंतरिक विद्रोह और विदेशी हस्तक्षेपों के कारण गहरे संकट से गुजर रहा था। जो 19वीं सदी में के मध्य में क्या था, जो चीन जो था उनके घर की जो स्थिति थी, मतलब देश की स्थिति थी, और इनके जो विदेशी हस्तक्षेप जो आए थे, जो विदेशी ने आक्रमण कर रखा था, तो इनके वजह से ये बहुत ही ज्यादा संकट से गुजर रहा था। कौन, चीन। विशेष रूप से टाइपिंग विद्रोह जो किसान द्वारा जन आंदोलन था। तो इन विद्रोह और विदेशी शक्तियों के साथ हुए युद्धों ने चीन की जो है कि पारंपरिक व्यवस्था को क्या कर दिया, मतलब पुरानी हर व्यवस्था को क्या कर दिया, खंडित कर दिया, कमजोर कर दिया। ऐसी स्थिति में चीन के शासकों और सुधारवादी अधिकारियों ने राज्य को मजबूत बनाने के सुधारों की क्या की शुरुआत की। 1861 से 1874 के बीच चलने वाली इस प्रक्रिया को तोंगजी पुनर्स्थापन तथा उससे जुड़े सुधार प्रयासों को स्वयं सशक्तिकरण आंदोलन कहा जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, तोंगजी पुनर्स्थापन, ठीक है। तो तोंगजी पुनर्स्थापन को देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे ना जिसे तोंगजी पुनर्स्थापना के बारे में समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी भी नहीं आया होगा। तो देखो समझिए, तोंगजी पुनर्स्थापन क्या है। जब चीन में विद्रोह, युद्ध और अव्यवस्था बढ़ गई थी, तब किंग राजवंश के जो शासक थे, उनके शासकों ने देश को फिर से मजबूत बनाने के लिए सुधार क्या किया, शुरू किया। इन सुधारों को ही जब सुधार शुरू किया, जब स्थिति गड़बड़ा गई, अव्यवस्था हो गई, विद्रोह के बाद, युद्ध के बाद, तो इन्होंने एक सुधार करने की स्टार्टअप किया, शुरू किया। तो ये सुधार शुरू करने को क्या कहेंगे हम लोग, तोंगजी प्रस्थापन। किनके अकॉर्डिंग, चाइना के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये समझ जाइए तोंगजी प्रस्थापन क्या होगा। जब उसमें विद्रोह हुआ, युद्ध हुआ, अव्यवस्था हुई, उसके बाद किंग जब उस समय के बने और उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का सोचा, और वही क्या हो गया, तोंगजी प्रस्थापन कराया। फिर से समझिए, तोंगजी प्रस्थापन का मतलब ये कि एक तरह से आप समझ जाओ, तोंगजी प्रस्थापन को पहले अगर समझे तो ये समझे कि उस समय के जो चीनी सम्राट था, उनका नाम तोंगजी था। उस समय जो चीनी सम्राट था, जब वो लेके आगे बढ़ रहा था, उस समय की जो आर्थिक स्थिति, चीन की जो स्थिति को लेकर आगे बढ़ रहा था, तो उनका नाम तोंगजी था। अब कुछ स्टूडेंट तोंगजी नहीं समझे होंगे, तो समझ गया ना। तोंगजी प्रस्थापना यही है कि ये जो किंग थे, ये जो राजा थे, उन्होंने उस समय अव्यवस्था, जब समय ये था, उस समय
इन्होंने देश को आगे बढ़ाने का सोचा, आगे बढ़ाने का पूरा मेहनत किया, ठीक है? तो वही मेहनत फिर से नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए जो मेहनत किया, इसीलिए उसे कहा गया तोंगजी पुनर्स्थापना। ठीक है? मान लो किसी स्कूल में बहुत अव्यवस्था फैल जाए और प्रिंसिपल नए नियम बनाकर सब कुछ व्यवस्थित कर दे, तो इस तरह चीन में व्यवस्था और शक्ति वापस लेने के जो प्रयास थे वही पुनर्स्थापन कहलाया। ठीक है? तो आप लोग स्कूल गए होंगे, स्कूल में देखे होंगे ना, कभी-कभी सिचुएशन ऐसे अस्त-व्यस्त हो जाता है, तो वहाँ पे एक नया नियम टीचर रख के सब सिस्टम को सही करने की कोशिश करता है, तो ये होता है इस तरह से। ठीक है? तो समझ में आ गया। इसका उद्देश्य समझिए। तोंगजी पुनर्स्थापना का मुख्य उद्देश्य चीन में राजनीतिक स्थिरता और पारंपरिक शासन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना था। यह सुधार कार्यक्रम चिंग वंश के शासकों द्वारा किया गया ताकि देश को विद्रोह और विदेश दबाव से दबाकर फिर से उसे मजबूत बनाया जा सके। इन पुनर्स्थापन का विचार यह था कि कम्युनिस्ट परंपराओं और नैतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था में सुधार किया जाए। आई होप ये भी समझ में आपको आया होगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सप्तरी का 2 में छिंग सुधारों ने थोड़ा-थोड़ा हम लोग नॉलेज ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें एग्जाम में कुछ तो याद रहे। नेक्स्ट है छिंग सुधारों ने चीन में एक आधुनिक राज्य संरचना बनाने का प्रयास कैसे किया? किसने? चिंग सुधारों ने। ये समझाएंगे छिंग सुधारक कौन थे? इनकी व्याख्या करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग इनका नोट्स जाके अभी परचेज कर लीजिए व्हाट्सएप में जाके, बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है? बहुत कम टाइम में आप लोग को, अगर एग्जाम देने से पहले थोड़ा-सा भी देर पहले आप देख के जाएँगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है? आधा घंटा पहले भी अगर आप लोगों ने वो पूरा नोट्स को देख लिया, रिवीजन कर लिया, अच्छे मार्क्स आएँगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर में आपको मैसेज करना है और ये जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो नोट्स है वो परचेज़ करना है। चलिए समझते हैं छिंग सुधारों ने चीन के एक आधुनिक संरचना बनाने का क्या प्रयास कैसे किया? देखो, समझिए। छिंग वंश के सुधारों का मुख्य उद्देश्य चीन को आंतरिक विद्रोह, आर्थिक संकट और विदेशी शक्तियों के दबाव से उबार कर एक आधुनिक राज्य संरचना की दिशा में ले जाना था। तो अगर हम लोग छिंग वंश की बात करें, कंफ्यूजन अगर है तो समझिए छिंग वंश कौन थे। छिंग वंश चीन पर शासन करने वाला एक राजवंश था जो शाही परिवार से था। यह चीन का आखिरी राजवंश था। अब देखो, छिंग वंश के जो शासक थे वो, उनका नाम था मंचू। ठीक है? शासक जो थे वो मंचू समुदाय से, नाम नहीं, मंचू मंचू कह के भी पुकारते थे, बट वो मंचू समुदाय से। ठीक है? उन्होंने 1644 में सत्ता संभाली और 1912 तक चीन पर शासन किया। इस दौरान एक बड़ा शक्तिशाली देश बना, कौन? चीन। ठीक है? तो जैसे भारत में अलग-अलग समुदाय पर अलग-अलग राजवंशों ने शासन किया, जैसे कि मौर्य, गुप्त, मुगल आदि, वैसे ही चीन में छिंग वंश का भी एक टाइम था जब राज्य चलता था। ठीक है? और छिंग वंश जो थे मंचू शासकों का परिवार, जिसने 1644 से लेके 1912 तक चीन पर शासन किया था। यह चीन का अंतिम राजवंश था। अंडरस्टैंड? ये समझ में आ गया? यहाँ पे वही लिखा हुआ है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शासकों और सुधारवादी अधिकारों ने प्रशासन, सेना, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करके राज्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। ठीक है? तो छोटा-छोटा हम लोग इनसे नॉलेज ले रहे हैं, नॉलेज को कलेक्ट कर रहे हैं ताकि एग्जाम में हमें काम आए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है। चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद के समय उदय में योगदान देने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद, ठीक है? समझिए। चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। ठीक है? ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ? 19वीं सदी के बाद और 20वीं सदी के बीच में, मतलब प्रारंभ में ही हो गया, शुरुआत होने ही हुआ था। अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों के परिणाम स्वरूप हुआ। यह राष्ट्रवाद विदेशी प्रभुत्व के विरोध और राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित था। सबसे प्रमुख कारण विदेशी हस्तक्षेप और अपमानजनक संधियां थी। अफीम युद्ध में पराजय के बाद चीन को पश्चिमी शक्तियों, हम लोग अफीम युद्ध का भी चर्चा करेंगे। ठीक है? तो अफीम युद्धों के पराजय, अफीम, अब आगे ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, चर्चा करेंगे। अफीम युद्ध में पराजय के बाद चीन को पश्चिमी शक्तियों के साथ असमान संधियां करनी पड़ी, जिससे उसकी संप्रभुता कमजोर हुई। विदेशी व्यापारियों और मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव ने जनता में असंतोष और राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। तो थोड़ा-थोड़ा हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं।
देखिए, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता होगा। इससे अगर अपने तरीके से मैं आपको समझाऊँ, ठीक है? तो चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब आप लोग जानते हो ना, जो देश से प्रेम करता है, देश का सच्चा भक्त होता है। तो चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद 19वीं से लेके 20वीं सदी के 19वीं से लेके 20वीं सदी के बीच उभरा। ठीक है? जब विदेशी देशों का चीन पर क्या हुआ था, बहुत प्रभाव पड़ गया था और छिंग जो वंश थे वो कमजोर हो गया था। ये इसलिए शुरू हुआ क्योंकि विदेशी शक्तियां जो थे वो चीन के मामले में हस्तक्षेप कर रही थी, ठीक है, कार्य में हस्तक्षेप कर रही थी। चीन को कई युद्धों में हार का सामना करना पड़ा। लोगों को लगा कि देश को मजबूत और स्वतंत्र बनाना क्या है, जरूरी है। ठीक? तो ये कब था चीन की आधुनिक राष्ट्रवाद की कहानी। तो ये शॉर्ट में हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी कहा गया था कि इनके उदय में योगदान देने वाले जो कारक हैं वो भी बताना है। तो योगदान देने वाले कारक थे विदेशी, पहला तो विदेशी हस्तक्षेप। इसमें विदेशी देशों का जो चीन में मामला में क्या करना, दखल बढ़ाना था। दूसरा कारण था अफीम युद्ध का। चीन की हार से लोगों में असंतोष बढ़ा था, तो दूसरा कारक अफीम युद्ध हो गया। तीसरा आसमान संधियां, विदेशी देशों को विशेष अधिकार मिलने लगे। चिंग वंश की जो इसमें कमजोरी भी देखा गया। सरकार समस्याओं को खेल नहीं पर क्या कर रही थी, समस्याओं को हल नहीं कर पा रही थी, ठीक है, समस्या के साथ बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो रही थी समस्या के साथ साथ, ठीक है। और नेक्स्ट आपका बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया? ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या, आंदोलन और आधुनिकीकरण के प्रयास। तीसरा कारण क्या था, सुधार आंदोलन और आधुनिकीकरण के प्रयास। यह स्वयं सशक्तिकरण आंदोलन तथा अन्य सुधारों के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान और तकनीक का प्रसार हुआ, ठीक है। और इसमें और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं राष्ट्र, लास्ट आप लिख सकते हैं क्या भाई, अपमान की भावना, ठीक है। लास्ट में राष्ट्र अपमान की भावना। तो यहाँ पे राष्ट्र अपमान की भावना ये कारक है, ठीक है। तो विदेशी शक्तियों के सामने चीन की जो कमजोर स्थिति थी वो बहुत ही कमजोर हो गई थी और इसकी स्थिति कमजोर लोगों वाले देशों के रूप में जाना जा रहा था, ठीक है। तो ये था कहानी आपका, ये कहानी था आपका चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद का। तो आप आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट इसका देखें तो ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। आगे जो है ये अफीम युद्ध वाला है भैया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, अफीम युद्धों के युद्धों की विभिन्न व्याख्याओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये युद्ध होने के क्या अलग जितने भी कारण है उनके बारे में आपको बताना है। चलिए, अफीम युद्ध अफीम युद्धों की व्याख्या ऐतिहासिक इतिहासकारों द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण से की गई। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अफीम युद्ध का डाउट क्लियर करूँ, ये क्यों था, क्या था, क्यों हुआ ये, ठीक है। तो अफीम जो युद्ध था वो एक चाइना, ठीक है, चाइना और ब्रिटेन के बीच हो रहे युद्ध था, ठीक है। चाइना और ब्रिटेन के बीच हो रहा युद्ध था। तो इनके बीच युद्ध क्यों हुआ? तो ब्रिटेन जो थे वो चीन में अफीम बेचता था, ठीक है। अफीम ये क्या है, अफीम एक नशीला पदार्थ है जिससे बहुत से चीनी लोग क्या करते हैं, जिससे बहुत से चीनी लोग प्रभावित हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये शौकीन चीज थी, कौन, चीन में अफीम, अफीम कहते हैं। तो अफीम नशीला पदार्थ था, शौकीन पदार्थ था, ठीक है। तो चीन की सरकार जो थे ने अफीम के व्यापार पर क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था। तो ब्रिटेन ने इसका क्या किया, विरोध किया। जब ये रोक लगा दी तो क्या हो गया, विरोध किया। और इसी विरोध के कारण धीरे धीरे ये युद्ध का बड़ा बड़ा युद्ध का रूप धारण कर लिया, ठीक है। इसीलिए इसको अफीम युद्ध कहा जाता है। अंडरस्टैंड। इनके अलग अलग दृष्टिकोण की बात करें तो पहला हम लोग साम्राज्यवादी व्याख्या के अनुसार देखें, तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को देखें तो इनके अनुसार ये युद्ध पश्चिमी शक्तियों, विशेषकर ब्रिटेन द्वारा चीन पर आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास थे।
सेकंड दृष्टिकोण व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक व्याख्या के अकॉर्डिंग देखें तो यह मानती है कि यह संघर्ष मुक्त व्यापार बनाम चीनी नियंत्रण नीति का परिणाम था। ब्रिटेन चीन के बाद व्यापार तंत्र को तोड़ना चाहता था, ठीक है। ब्रिटेन जो था चीन के बंद व्यापार को, ठीक है, सॉरी, तो जो ब्रिटेन जो थे वो चीन के बंद व्यापार तंत्र को तोड़ना चाहता था। नेक्स्ट, नैतिक सामाजिक व्याख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके अनुसार युद्ध का जो मूल कारण अफीम व्यापार था, जिसने चीन में सामाजिक संकट पैदा किया और सरकार को कठोर कदम उठाने पड़े। देन नेक्स्ट है चीनी राष्ट्रवाद व्याख्या। इन युद्धों को विदेशी आक्रमण और राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखती है, जिसने आधुनिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इस प्रकार अफीम युद्ध आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक टकरावों का संयुक्त परिणाम थे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चौथी मई की घटना के परिणाम, ठीक है, तो समझिए, चौथी मई की घटना के परिणाम चीन के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर अत्यंत गहरे और दूरगामी रहे। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद की जो भावना वो तीव्र रूप से विकसित हुई और विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप के विरुद्ध व्यापक जन जागरण हुआ। इस आंदोलन ने युवाओं, विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए सक्रिय किया। दूसरा प्रमुख परिणाम सांस्कृतिक क्षेत्र में देखा गया, जहां पारंपरिक कन्फ्यूशियसी मूल्यों की आलोचना हुई और विज्ञान, लोकतंत्र तथा आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। बोलचाल की भाषा के प्रयोग से साहित्य और शिक्षा आधुनिक जन सुलभ बने। राजनीतिक रूप से इस आंदोलन ने नई वैचारिक धाराओं को जन्म दिया, विशेषकर समाजवाद और साम्यवाद के प्रसार को बल मिला, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार चौथी मई की घटना के आधुनिक चीन के निर्माण की आधारशिला रखी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सन यात्सेन के राजनीतिक दर्शन पर चर्चा कीजिए। सन यात्सेन का राजनीतिक दर्शन आधुनिक चीन के निर्माण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके विचारों का मुख्य आधार जनता के 3 सिद्धांत, राष्ट्रवाद, जनसत्ता और जन कल्याण था। राष्ट्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने विदेशी साम्राज्यवाद और मंचू शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता पर बल दिया। जनसत्ता का अर्थ था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना, जिसमें जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था, चुनाव और नागरिक अधिकारों का समर्थन किया। जन कल्याण के सिद्धांत में उन्होंने सामाजिक आर्थिक समानता, भूमि सुधार, जन संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर जोर दिया, ताकि आम जनता का जीवन स्तर सुधर सके। क्वेश्चन नंबर आपका 9 यहाँ पर है, सीपीसी और जीएमडी का संयुक्त मोर्चा कैसे बना। तो सीपीसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, और ये कुओमिंतांग या ये राष्ट्र पार्टी था। तो इनका संयुक्त मोर्चा 1920 के दशक में चीन की राजनीतिक अव्यवस्था और विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध बना। उस समय चीन के अनेक प्रांतीय सैन्य सरदारों के अधीन बंटा हुआ था, ठीक है। उस समय जो था चीन अनेक प्रांतीय सैन्य सरदारों के अधीन बटा हुआ था और राष्ट्रीय एकता का अभाव था। sun यात्सेन ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता, एकता और सशक्त शासन की स्थापना के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग की नीति अपनाई। सोवियत संघ की सहायता और मध्यस्थता से दोनों दलों के बीच समझौता हुआ और 1924 में प्रथम संयुक्त मोर्चों का गठन किया गया। इस मोर्चे का उद्देश्य प्रांतीय सैन्य सरदारों को पराजित कर एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार स्थापित करना था। अंडरस्टैंड। इस संयुक्त प्रयास के तहत उत्तर की ओर सैन्य अभियान चलाया गया, जिससे कई क्षेत्रों में राज्य सरकार का प्रभाव बढ़ा। तो लास्ट यहाँ पे देखा जाए, ये सब आप समझिए थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है कम्यून प्रणाली की व्याख्या। कौन कम्यून प्रणाली? तो कम्यून प्रणाली एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, जिसमें उत्पादन और संसाधनों का निजी स्वामित्व समाप्त कर सामूहिक स्वामित्व स्थापित किया जाता है। इस प्रकार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक असमानता को कम करना और सभी सदस्यों के लिए समान आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना है। इस प्रणाली में जमीन, कृषि उपकरण, उद्योग और अन्य उत्पादन साधन सामूहिक रूप से सामुदायिक राज्य के नियंत्रण में होते हैं। उत्पादन और उपभोग का वितरण समानता और जरूरत के आधार पर किया जाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। चीन में 1950 और 1960 के दशक में कम्यून प्रणाली लागू की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण समाज में समानता लाना था।
प्रत्येक कम्यून में किसान सामूहिक रूप से खेतों में काम करते थे और उनकी जो उपज सामूहिक रूप से बटी जाती थी। हालांकि इस प्रणाली में संबंध और प्रेरणा की समस्या भी सामने आई, जिससे उत्पादन अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सका। ये हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि असाइनमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लो ये थे, जिससे आपके 2-3 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे और आप लोग जाइए प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं लिया है, जो मैंने कंप्लीट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 ईयर्स के, ठीक है? 5 ईयर्स के ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने नोट्स बनाया है, ये नोट्स आप लोग व्हाट्सएप में जाकर परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि वहीं से लगभग सभी क्वेश्चन आएँगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7870000594। तो इससे या व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ को परचेज कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। इंस्पिरेशन बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।